नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक्स सर्कैडियन रिदम्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको सर्कैडियन रिदम्स क्या होती है ये सब बताया था। जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये एक एंडोजीनस बायोरिदम्स का एक डायग्राम मैंने आपको बताया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिदम्स को जो भी ये पीरियोडिक प्रोसेसेस हैं इनको टाइम पीरियड के टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर 24 आवर्स वाला सर्कल है उसमें अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कोई एक्टिविटी रिपीट हो रही है तो हम उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और अगर टाइड साइकिल के हिसाब से है तो सिरकाटाइडल कहते हैं। अगर मून फेज के हिसाब से है तो सिरका कहते हैं। और अगर एनुअल चेंजेस है, वार्षिक चेंजेस है, तो उनको हम सिरका एनविल कहते हैं। तो इस आधार पे हम 4 प्रकार की रिदम्स जो है वो हमने ये देखी कि 24 आवर साइकिल है अगर लाइट एंड डार्क का तो सर्कैडियन, 12.4 या 24.8 घंटे का टाइड साइकिल है तो सिरकाटाइडल, और 29 दिन का जो चंद्रमा के हिसाब से होता है तो सिरका लूनार, और अगर ईयरली है तो सिरका एनुलर हम उनको कहते हैं। इन सब में ये जो डिफरेंट काइंड की जो रिदम्स हम देख रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो रिदम स्टडी किया गया है या जिसके बारे में सबसे ज़्यादा काम हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में वो सर्कैडियन रिदम्स है। रिदम सर्कैडियन कौन सी है? जो कि 24 आवर साइकिल वाली होती है, 24 घंटे में रिपीट होती है। ये सबसे ज़्यादा स्टडी की गई, सबसे ज़्यादा समझी गई, सबसे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस किया गया है वो रिदम है सर्कैडियन रिदम। ये फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस हैं जो कि 24 घंटे के साइकिल को फॉलो करते हैं, 24 आवर्स साइकिल को फॉलो करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेसेस रेस्पॉन्ड करते हैं प्राइमरीली लाइट और डार्क के लिए, और ज़्यादातर लिविंग थिंग्स को जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स सभी चीज़ें आती है उनको ये दिन और रात के हिसाब से जो है इनमें जो चेंजेस आते हैं वो है सर्कैडियन रिदम्स। इस साइकिल के हिसाब से 3 तरह के एनिमल्स हैं, नॉक्टर्नल, डायूरनल एंड क्रिप्सकुलर। नॉक्टर्नल रात्रिचर जो कि रात के समय में एक्टिव रहते हैं, डायरनल जो कि दिन के समय में, दिनचर जो डे टाइम में मतलब सनलाइट के टाइम में एक्टिव रहते हैं, और क्रिप्सकुलर जो कि संध्याचर हैं जो कि सनराइज एंड सनसेट के टाइम मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम जो एक्टिव रहते हैं उनको हम क्रिप्सकुलर कहते हैं। तो इस प्रकार से सर्कैडियन रिदम्स के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। क्रोनोबायोलॉजी जो है वो सर्कैडियन रिदम्स की स्टडी को कहते हैं। अगर हम सर्कैडियन रिदम्स को स्टडी करें तो उसको हम क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। लाइट रिलेटेड सर्कैडियन रिदम का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि हम रात जैसे जैसे होने लगती है तो हमको स्लीपिंग फील होता है, और जैसे जैसे डे टाइम आने वाला होता है, जो मैंने कल भी आपको बात की थी कि हमें 5:30 पौने 6 के आसपास की आवाज़ें वगैरह आने लगती है तो हमारी बॉडी जो है वो अवैकन होने लगती है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स की जो ये रिदम्स है इनको लेस ऑब्जर्व किया गया है कंपेयर्ड टू प्लांट्स, क्योंकि एनिमल्स में जो है डेली रूटीन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है तो वहाँ स्टडी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। प्लांट्स में तो एक निश्चित सा जो है सारा डेली रूटीन है या पैटर्न है तो उसको आसानी से ज़्यादा स्टडी किया गया है। यहाँ एक कंसेप्ट और आता है विच इज़ मास्टर क्लॉक। सर्कैडियन रिदम्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कि ये सारी जो जितनी भी रिदम्स हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं हमारी बॉडी में, वो एक मास्टर क्लॉक जो ब्रेन में पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करती है और इसके साथ ही सिंक में रहती है। ये इसी के हिसाब से ये चलती है। हालांकि कॉनरेड लॉरेंस ने 1960 में ये स्टडी के द्वारा ये बताया था कि इसमें एक्सोजेनस और एंडोजेनस दोनों फैक्टर जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों के इंट्रैक्शन का परिणाम होती है कोई भी बायोलॉजिकल क्लॉक। समथिंग अबाउट चेंज टू एनवायरनमेंट, नेचुरली और आर्टिफिशियली अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो या उसके इंटरनल भी उसमें कुछ चेंज हो, इंटरनल बॉडी के जो भी उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी है उसमें अगर कुछ चेंज हो तो दोनों का जो मिला जुला परिणाम है वो बायोलॉजिकल क्लॉक को परिवर्तित करता है और रीसेट करता है। इस जो बायोलॉजिकल क्लॉक उसकी है, इंटरनल स्टिमुलस और एक्सटर्नल स्टिमुलस दोनों की हेल्प से इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो रीसेट होती है। तो ये मास्टर क्लॉक जो है ये ब्रेन में पाई जाती है और वर्टिब्रेट एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ये लगभग 20,000 नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है, उनकी बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जो सुप्राकास्मेटिक न्यूक्लियस कहलाती है, SCN कहलाती है, सुप्राकास्मेटिक न्यूक्लियस। और ये एक ब्रेन का पार्ट है। SCN जो है ये ब्रेन में पाया जाता है और हाइपोथैलेमस
भी हम इसको, मतलब हाइपोथैलेमस का हिस्सा है ये SCN जो है, और ये आइज़ के द्वारा डायरेक्टली रिसीव करता है इनपुट्स को। आइज़ के द्वारा जो भी हमें मैसेजेस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो ये सेट करता है, जो मास्टर क्लॉक है या SCN जो है, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस। ये सर्कैडियन रिदम्स प्लेस के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर हम हमारी नींद की ही बात करें तो छोटे बच्चे ज़्यादा देर सोते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है थोड़ा स्लीपिंग टाइम जो है वो कम होता चला जाता है, और धीरे धीरे बुढ़ापे में नींद और कम आने लगती है। तो इसलिए जो है ये एज के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग और सब चीज़ों का इन पे इफ़ेक्ट डलता है। सिमिलरली एनिमल्स जो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि उस समय ऑक्सीजन लेवल जो है हाई होता है, तो उनको आसानी से एनर्जी और जो ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वो उस समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सर्कैडियन रिदम्स का परिणाम, मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी बॉडी के कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ये इन्फ्लुएंस करता है सर्कैडियन रिदम, जैसे हार्मोन रिलीज, जैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स, जैसे हमारा डाइजेशन, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा स्लीपिंग पैटर्न। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सर्कैडियन रिदम्स के द्वारा अफेक्टेड होती है, सर्कैडियन रिदम्स के द्वारा प्रभावित होती है। SCN जो है वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अभी जो मैंने आपको जो बात करी मास्टर क्लॉक की, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस SCN, ये मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि आपको स्लीपी बनाता है, मतलब अगर उसकी कंसंट्रेशन आप में बढ़ जाती है तो आपको नींद आने लगती है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनकमिंग लाइट फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व्स, मतलब आइज़ की जो नर्व्स हैं उनके द्वारा इनकमिंग लाइट का इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, एंड फिर इनको ये आइज़ से ये ब्रेन में जाती है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। जब लेस लाइट है, मतलब रात में जबकि कम लाइट है, SCN ब्रेन को ये कहता है कि थोड़ा ब्रेन थोड़ा मेलाटोनिन सिक्रीट करे ताकि कि थोड़ा सा ड्राउजीनेस हो जाती है, हम ड्राउजी हो जाते हैं और फिर हम सो जाते हैं। जबकि डे टाइम में ये मेलाटोनिन का सिक्रेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और उस स्थिति में हमें जो है हम एक्टिव हो जाते हैं, और ये ब्रेन को मैसेज देने का काम SCN करता है। SCN हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि सर्कैडियन रिदम्स को प्रभावित करते हैं। ये हमने बात की थी कि हमारी बॉडी पे सर्कैडियन रिदम्स क्या प्रभाव डालता है, और अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करते हैं। चेंजेस इन अवर बॉडी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बॉडी दोनों का मिला जुला परिणाम होगा, जैसे जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। और लाइट डार्क साइकिल जो है ये अगर आउट ऑफ सिंक हो जाए तो उनका मतलब उनके मिले जुले परिणाम से ये आउट ऑफ सिंक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जो म्यूटेशन और चेंजेस इन सर्टेन जीन्स, कुछ जीन्स के में अगर चेंजेस आ जाएं, म्यूटेशंस आ जाएं, तो दे कैन अफेक्ट अवर बायोलॉजिकल क्लॉक। फिर जेटलैग जो होता है, शिफ्ट वर्क कॉजेज चेंजेस इन द लाइट डार्क साइकिल, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर कि डे नाइट टाइम में डिफरेंसेस हैं, तो उससे भी हमारा जो है ये चेंज हो जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो लाइट आती है नाइट में, दैट इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज अवर बायोलॉजिकल क्लॉक, और इसीलिए आपको कहा जाता है कि ज़्यादा मोबाइल मत देखिए, सोते टाइम ज़्यादा TV मत देखिए, आप सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगी। और ये आपने खुद ने देखा भी होगा, समझा भी होगा कि अगर हम लंबे समय तक ये देखते हैं मोबाइल तो फिर हमें नींद नहीं आती है। तो ये सब जो चेंजेस हैं ये स्लीप डिसऑर्डर्स और कई तरह के क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस उससे फिर इंड्यूस हो जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर क्योंकि हो जाते हैं तो उससे ओबेसिटी बढ़ती है, डायबिटीज़ का कारण बन सकते हैं, डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर का कारण बन सकते हैं, हाइपरटेंशन का कारण बन सकते हैं, BP का कारण बन सकते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के हमारे अंदर डिसऑर्डर्स जो है ये स्लीप डिसऑर्डर की वजह से आगे इनकी वजह से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट होना ज़रूरी है, इसको नॉर्मल रहना ज़रूरी है। यहाँ अभी हमने एक बात की जेटलैग की, तो जेटलैग क्या है कि आप जब डिफरेंट टाइम जोन में जाते हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द लोकल टाइम। जैसे इंडिया से आप कहीं बाहर गए और वहाँ का और यहाँ का टाइमिंग्स डिफरेंट है, तो आपका थोड़ा सा समय जो है वो मतलब वहाँ उस समय दिन है, हमारे यहाँ रात है उस समय, तो आपको एक दो दिन, क्योंकि उस समय में आपको फील होगा कि मुझे तो नींद आ रही है, मेरा ब्रेन जो है वो ये मैसेज दे रहा है कि सोना है, जबकि वहाँ तो उस समय एक्टिव है, वहाँ तो सनलाइट कंप्लीट है, तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उस समय डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप ईस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो आपको 3 घंटे का लॉस होगा कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क में, और जब आप 7 बजे उठेंगे ईस्ट कोस्ट पे तो योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज स्टिल रनिंग अकॉर्डिंग टू वेस्ट कोस्ट टाइम।
तो आपको जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अभी 4 ही बजे हैं सुबह के, तो आप स्लीपी फील करेंगे, सुबह 4 बजे आप उठते नहीं हैं और वहाँ जबकि 7 बज चुके हैं। कुछ समय बाद आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट हो जाएगी, इट विल बी सो एट अ डिफरेंट रेट। कई बार ये कुछ दिन लेती है उस वहाँ के हिसाब से एक्लेमेटाइज होने के लिए, और कई बार कुछ घंटों में हो जाती है, कई बार कुछ और ज़्यादा दिन लेती है। तो ये एडजस्टिंग होगा, गेनिंग टाइम होगा स्लाइटली ईजियर देन द लूजिंग टाइम। इसमें एक और जो एडजस्टमेंट है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइम को गेन करना क्वाइट ईजी होता है टाइम को लूज़ करने से। टाइम को लूज़ करने में, ब्रेन को एडजस्ट करने में जो है थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, टाइम को गेन करने में, ब्रेन को एडजस्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये स्थिति जो है वो जेट लैग कहलाती है। मैकेनिज्म जो क्रियाविधि जो इन बायोलॉजिकल क्लॉक्स को एक्सप्लेन करने की दी गई, वो उसमें स्मिथ ने 1973 में 2 थ्योरीज देने की कोशिश करी। पहले उन्होंने एक पेंडुलम थ्योरी दी, उसमें उन्होंने माना कि जो ऑर्गेनिज्म है ये एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर है, उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक टाइमिंग है इक्वलिंग 1 डे, एक दिन के अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग है और उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। दूसरी थ्योरी आई जो भी इन्होंने दी, स्मिथ ने ही, रिलैक्सेशन ऑसिलेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि इस तरह की टाइमिंग जो है नहीं, नो सच टाइमिंग इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट ये एक्वायर की जाती है विद रिदमिक टाइमिंग फ्रॉम रिदमिक एंड साइक्लिक जियोफिजिकल इवेंट्स। जो भी जियोफिजिकल इवेंट्स है, जो बाहर वातावरण में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके द्वारा ये रिदमिक टाइमिंग जो है हम एक्वायर कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ह्यूमन की हार्ट बीट जो है इट कैन चेंज बाय सम हार्मोन्स और बाय सम रेस्ट। कई बार हमारी थकान से हार्ट बीट जो है बड़ी भी रहती है, हृदय ज़्यादा काम करता है और हम खुद भी बोलते हैं कि यार थोड़ी देर सो लूँगा, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा तो मेरा जो है वो नॉर्मल हो जाएगी पल्स रेट अभी। तो वो होता है, रेस्ट से हार्ट जो है वो नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है, उसकी स्पीड को एडजस्ट कर लेता है। और सिमिलरली कई हार्मोन्स के प्रभाव से भी कई बार हार्ट बीट बढ़ना और कई बार हार्ट बीट का कम होना, ये सब हो जाता है। तो दैट मीन्स ये कई सारे इवेंट्स पे का जो है मिला जुला परिणाम है। तो इसमें सेकेंड थ्योरी जो है इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, इसको ज़्यादा माना गया है कि ये सही थ्योरी है। तो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो रेगुलेशन होता है इनका, तो पहले माना गया कि शायद टेम्परेचर वगैरह आउटर चीज़ों से ही अफेक्टेड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो आप बढ़ा देते हैं तो केमिकल रिएक्शंस का रेट तो बढ़ जाता है। हम जानते हैं, हम पहले सोचते थे कि दैट इट इज़ रेगुलेटेड बाय बायोकेमिकल रिएक्शंस, के जो हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही है उनके द्वारा ये रेगुलेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को राइज कर देंगे तो बायोकेमिकल रिएक्शंस तो एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमारी एक्टिविटीज़ की रेट डबल हो जाएगी, वो तो नहीं होएगी। तो इसलिए इंटरनल क्लॉक या इंटरनल क्लॉक जो है वो डबल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होएगा। 24 घंटे का साइकिल 24 घंटे के हिसाब से ही चलेगा। तो दैट मीन्स ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो है रेगुलेट नहीं होती है। तो अगेन द सेम थिंग कि कुछ इंटरनल क्लॉक और SCN और मास्टर क्लॉक से सेट हो रहा है, और कुछ जो है ये बाहर से जो हमें इंड्यूसर्स जिस तरह का, सिंक्रोनाइजर्स जिस तरह का हमारे अंदर मैसेज भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेट हो रहा है, और इनका मिला जुला परिणाम जो है सिंक्रोनाइजेशन का वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर रहा है। अब बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ये SCN या जो सेंट्रल जो हमारा जो भी हम जिसकी बात कर रहे हैं मास्टर क्लॉक, वो है कहाँ। तो कॉकरोचेस में अगर आप उनका लोबी ऑप्शन जो है रेस्ट ऑफ ब्रेन से, उनका लोबी पार्ट जो है उसको अगर आप हटा दें, कुछ ऐसा करें कि कॉकरोच का जो लोबी ऑप्शन है जो कि ब्रेन का पार्ट है वो बाकी के ब्रेन के संपर्क में ना रहे, तो ये देखा गया है कि उनका जो रिदम है, वो डेली रिदम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें लोबी ऑप्शन में कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि उनके सर्केडियन रिदम्स को मेंटेन रखता है। रैट में अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको ह्यूमन बींग्स में और इनमें बताया, वो SCN में पाया जाता है, सुप्राकास्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन का पार्ट है। बर्ड्स में देखें तो पीनियल बॉडी में ये इस प्रकार का लोकेशन है जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। क्रस्टेशिया में देखें तो अगर आप उनके आई स्टॉक को रिमूव कर दें तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और मेन जो है, जो रिसेंट थ्योरी जो कह रही है वो ये कह रही है कि दैट हाइपोथैलेमस आल्सो प्ले सम इम्पॉर्टेंट रोल, और यही इसी में इस जो है सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने का जो मैसेज है वो इसके द्वारा सिक्रेटेड न्यूरो हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी को अफेक्ट करते हैं और ब्रेन को भेजे जाते हैं, और पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है जिनके द्वारा वेरियस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म
हो पाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट सर्केडियन रिदम्स और द बायोलॉजिकल क्लॉक्स। और आप एक अच्छा इस पे एसे टाइप या एक डिटेल क्वेश्चन इस पे आता है बायोलॉजिकल क्लॉक पे, या एक शॉर्ट नोट आता है, तो उस हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।